दोस्तों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और सरकार की तरफ से संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं। इनमें से एक बिल ऐसा है जिसकी चर्चा पूरे देश में नहीं है, बल्कि विदेशों तक में चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एफसीआरए। एफसीआरए का मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। एफसीआरए में होने वाले नए संशोधनों की बात करने जा रहे हैं। साथियों, एफसीआरए का सीधा सा मतलब है कि विदेशों से मिलने वाले चंदा या मदद को नियंत्रित और विनियमित करने वाला कानून। जैसे ही इस बिल में बदलाव की बात सामने आई, मिजोरम से लेकर केरल तक और केरल से लेकर अमेरिका तक में इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। साथियों, मिजोरम में कुछ समुदाय इसके विरोध की बात कर रहे हैं। केरल विधानसभा में इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है और अमेरिका के कुछ प्रमुख नेता भी भारत के मदर टेरेसा फाउंडेशन और अन्य संगठनों को लेकर चिंता जता रहे हैं। आखिर विदेश से आने वाले चंदे को लेकर देश और दुनिया में इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें भारत में विदेशी फंडिंग के पूरे इतिहास, इसकी जरूरतों और इससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को आसान भाषा में समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1947 में। साथियों, 1947 में भारत की आजादी के बाद से होती है। जब भारत आजाद हुआ था तो 200 सालों के ब्रिटिश शासन के कारण देश की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उस समय सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़कों और ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त बजट नहीं था। भारत को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बाहरी आर्थिक मदद की सख्त जरूरत थी दोस्तों। इसी दौर में दुनिया के कई अमीर देशों जैसे अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, धार्मिक ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थाओं ने भारत में सामाजिक कल्याण के नाम पर पैसा भेजना शुरू कर दिया। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और अमेरिका जैसे देशों से भारत में भारी मात्रा में मदद आने लगी। साथियों, 1940 और 1950 के दशकों में भारत सरकार ने भी इस मदद का स्वागत किया था, क्योंकि उस समय यही लग रहा था कि यह पैसा देश में नए स्कूल, अस्पताल अस्पताल बनाने और गरीबों का जीवन बेहतर करने के काम आ सकता है। लेकिन असली मोड़ आता है दोस्तों 1960 के दशक में। यह वही दौर था जब पूरी दुनिया शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। दुनिया दो बड़े गुटों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था आपका सोवियत संघ। अमेरिका और उसके पूंजीवादी सहयोगी देश थे, तो दूसरी तरफ दोस्तों सोवियत संघ, यूएसएसआर और कम्युनिस्ट देश थे। ये दोनों महाशक्तियां आपस में सीधे युद्ध लड़े बिना दुनिया के अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमाने का खेल खेलते रहे। भारत ने इस स्थिति में किसी भी गुट का हिस्सा न बनने का फैसला किया और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइन मूवमेंट अपनाई। इसका मतलब था कि भारत ना तो अमेरिका के खेमे में जाएगा और ना ही सोवियत संघ के खेमे में जाने वाला। जब अमेरिका और सोवियत संघ को लगा कि वे भारत को सैन्य या सीधे राजनीतिक दबाव से अपने पाले में नहीं ला सकते, तो उन्होंने एक नया रास्ता चुना, जिसे हम सॉफ्ट पावर और विदेशी फंडिंग कह सकते हैं दोस्तों। दोनों महाशक्तियों ने भारत में काम कर रहे एनजीओ, ट्रस्टों, शोध संस्थानों और मीडिया से जुड़े संगठनों में भारी मात्रा में पैसा बहाना शुरू कर दिया। मकसद साफ था कि विदेशी पैसे के दम पर भारत के जनमत, मीडिया के विचारों और नीति निर्माणों को अपनी अपनी तरफ झुकाया जा सके। हालांकि भारत उस दौर में भी अपनी गुट निरपेक्ष नीति पर कायम रहा और विदेशी मदद को विकास कार्यों में इस्तेमाल होने दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से सरकार की नजरों में विदेशी चंदे के दुरुपयोग की आशंका जन्म लेने लगी। यह डर तब और सच साबित होने लगा जब 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। वही 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 बांग्लादेश जो आज हमें आंखें दिखा देता है, चाइना के दम पर, पाकिस्तान के दम पर, जिसे हमने आजाद कराया था।
इस ऐतिहासिक जीत के बाद दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा काफी बढ़ गया था। इसके तुरंत बाद दोस्तों, भारत में विदेशों से आने वाले चंदे की रफ्तार में एक अचानक उछाल देखने को मिली। सरकार को यह एहसास होने लगा कि जो पैसा शिक्षा, इलाज और गरीबी मिटाने के नाम पर आ रहा है, उसका इस्तेमाल भारत की आंतरिक राजनीति में दखल देने, दंगे भड़काने या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। यही वजह थी कि 1975 में जब देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विदेशी ताकतें एनजीओ और गुप्त फंडिंग के जरिए भारत में राजनीतिक उथल पुथल मचाना चाहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के भीतर होने वाले कई हिंसक विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के पीछे विदेशी पैसों का हाथ है। इसी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे को ध्यान में रखते हुए 1976 में पहली बार संसद के माध्यम से एफसीआरए कानून यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 बनाया गया था। साथियों, 1976 में जब यह कानून पहली बार बना तो इसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत की चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक दलों में विदेशी पैसे के सीधे या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को पूरी तरह रोकना। दूसरा था, देश के भीतर धार्मिक या सामाजिक तनाव फैलाने वाले संगठनों पर नजर रखना। तीसरा था, देश को तोड़ने या अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की फंडिंग को काटना। और चौथा था दोस्तों, गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यह अधिकार देना कि वह विदेश से आने वाले हर तरह के दान और चंदे पर कड़ी निगरानी रख सके। इसे आसान शब्द में समझा तो मान लीजिए कोई एनजीओ शिक्षा के नाम पर विदेश से 100 करोड़ प्राप्त करता है, ठीक है। यदि कानून सख्त ना हो तो वह एनजीओ उस पैसे का इस्तेमाल छोटे छोटे अन्य संगठनों में बांटकर राजनीतिक रैलियां करने, सरकार की नीतियों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने या लोगों को उकसाने में कर सकता है। वही 1976 के कानून ने पहली बार इस तरह की बेलगाम फंडिंग पर लगाम लगाने का काम किया था। 1976 के बाद अगले 1.5 दशक तक स्थिति काफी हद तक नियंत्रित रही थी, कंट्रोल में रही थी। लेकिन साल 1991 में दोस्तों एक और बड़ा बदलाव आया। 1991 में जब भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी रिफॉर्म्स की नीति अपनाई तो देश की अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खुल गए थे। व्यापार और विदेशी निवेश के साथ साथ भारत में एनजीओ की बाढ़ सी आ गई थी। जहां पहले कुछ 100 बड़े एनजीओ हुआ करते थे, वही 1991 के बाद उनकी संख्या हजारों और लाखों में पहुंच गई थी। इतने बड़े पैमाने पर आने वाले विदेशी पैसे को ट्रैक करना 1976 के पुराने कानून के बस की बात नहीं थी। इसी समस्या से निपटने के लिए साल 2010 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 2010 में एफसीआरए कानून में बड़े संशोधन किए थे। मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाए गए 2010 के नए नियमों में 4 प्रमुख शर्तें जुड़ी हुई थी। पहला, हर उस संगठन के लिए एफसीआरए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा जो विदेश से पैसा लेना चाहता था। दूसरा, इस लाइसेंस की वैधता 5 साल तय की गई और हर 5 साल में इसका रिन्यूएबल कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। तीसरा, विदेशी पैसे के लिए एक बिल्कुल अलग बैंक खाता खोलना जरूरी कर दिया जाएगा ताकि भारतीय चंदे और विदेशी चंदे का आपस में कोई मेल झोल ना हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो सके। और चौथा, गृह मंत्रालय को हर 1 रुपए के आने और उसके खर्च होने का पूरा हिसाब देना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि 2010 में कानून को सख्त बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई संस्थानों ने कानून के भीतर की कमियों और लूप पोल का फायदा उठाना जारी रखा। सबसे बड़ा लूप होल था सब ग्रांटिंग यानी पैसे को आगे हस्तांतरित करना। इसमें होता यह था दोस्तों कि एक बड़ा एनजीओ जिसके पास एफसीआरए का वैध लाइसेंस होता था, वह विदेश से करोड़ों रुपए प्राप्त करता था। फिर वह उस पैसे को छोटे छोटे
10 या 20 ऐसे स्थानीय एनजीओ को बांट देता था जिनके पास ना तो एफसीआरए लाइसेंस होता था और ना ही गृह मंत्रालय की उन पर कोई सीधी नजर होती थी। इसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ, किस काम में लगा या किस जगह इस्तेमाल किया गया, इसका कोई स्पष्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बचता था। इसी तरह के लूप होल को बंद करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से 2020 के बाद से मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए नियमों को और अधिक कड़ा करना शुरू कर दिया, जिसे अब नए संशोधन के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बीते वर्षों में देश के हजारों एनजीओ में से कई ऐसे थे जो कागजों पर तो समाज सेवा का काम दिखा रहे थे, लेकिन असल में विदेशी फंडिंग के दम पर जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने, मणिपुर या पूर्वोत्तर के राज्यों में सामाजिक अशांति फैलाने या देश विरोधी प्रदर्शनों को आर्थिक मदद देने में शामिल पाए गए। इन्हीं वजहों से सरकार ने 2020 से 2026 के बीच लगभग 19,000 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए हैं या उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब जो नए नियम और संशोधन लागू किए जा रहे हैं उनमें मुख्य रूप से 3 बड़े कदम उठाए जाते हैं। पहला दोस्तों, सब ग्रांटिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिस एनजीओ के नाम पर विदेश से पैसा आएगा वही एनजीओ उस पैसे को सीधे सीधे तय काम पर खर्च करेगा। वह अपना पैसा किसी दूसरे छोटे एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। किसी बीच में बिचौलिया बनकर वह पैसा कमाने की मशीन नहीं बन सकता। यहां से हमने पैसा लिया, अपना पैसा किसी और को दे दिया, बीच में मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरा नियम यह बनाया गया कि विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले देश के हर एनजीओ को अपना प्राथमिक एफसीआरए बैंक खाता केवल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की नई दिल्ली मुख्य शाखा में ही खुलवाना होगा। इससे गृह मंत्रालय को हर संस्था के खाते पर एक ही जगह से सीधी नजर रखने में आसानी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी नामित प्राधिकरण के गठन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य उन एनजीओ की संपत्ति और खातों को संभालना है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जो अरबों रुपए का विदेशी फंड या संपत्ति ऐसे बंद पड़े एनजीओ के पास बची रह जाती है, उसे यह अथॉरिटी कानूनी रूप से अपने नियंत्रण में लेगी ताकि उस धन का उपयोग देश हित और लोक कल्याण के कामों में किया जा सके। इस नए और सख्त कानून को लेकर देश के भीतर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी बहस चलना शुरू हो गई। विपक्ष और कुछ अधिकार समूहों का कहना है कि इतने बड़े नियम बनाने से उन वास्तविक एनजीओ का काम प्रभावित होगा जो दूर दराज के गांवों, आदिवासी इलाकों और गरीब बस्तियों में शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी दलों का तर्क है कि हर छोटे एनजीओ के लिए दिल्ली के एसबीआई बैंकों में खाता खुलवाना और गृह मंत्रालय की लंबी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करना बेहद मुश्किल काम है। उनका यह भी आरोप है कि सरकार इन कठोर नियमों का इस्तेमाल उन संस्थानों की आवाज दबाने के लिए कर सकती है जो सरकार की नीतियों से असहमत है। दूसरी तरफ सरकार का रुख इस मुद्दे पर पूरी तरह साफ है। सरकार का कहना है कि वह विदेश से आने वाले जायज और पारदर्शी सामाजिक कार्य के पैसे को बिल्कुल नहीं रोक रही है। सरकार का तर्क है कि यदि किसी एनजीओ का काम सच्चा, पारदर्शी और साफ सुथरा है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराने, एसबीआई में खाता खुलवाने या अपना हिसाब किताब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सख्त नियम केवल उन लोगों और संस्थाओं के लिए रुकावट है जो समाज सेवा के नाम पर विदेशी पैसों का गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के खिलाफ करते हैं। यदि भारत में एनजीओ के आंकड़ों की बात करें तो देश में इस समय हजारों एनजीओ पंजीकृत हैं। इनमें से 14,000 से अधिक एनजीओ के पास वर्तमान में सक्रिय एफसीआरए लाइसेंस मौजूद है, जबकि कई सौ आवेदन प्रक्रिया में हैं। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी चंदा अमेरिका से आता है, इसके बाद जर्मनी से, ब्रिटेन से, चीन से, नीदरलैंड से, स्विट्जरलैंड से, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यूएई जैसे देशों से भी भारी मात्रा में फंड भेजा जाता है। भारत के भीतर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले संगठन सक्रिय होते हैं। इनमें से कई धार्मिक ट्रस्ट, एजुकेशन सोसाइटीज और चैरिटेबल अस्पताल वास्तव में समाज के निचले तबके तक मदद पहुंचा रही है। निष्कर्ष के रूप में देखें दोस्तों तो 1947 की आर्थिक लाचारी से शुरू हुआ
यह सफर आज भारत की मजबूत होती वैश्विक स्थिति और आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों तक पहुंच गया है। 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए शुरुआती कानून से लेकर 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के संशोधन और आज अमित शाह द्वारा लाए जा रहे एफसीआरए के नए बड़े नियमों तक हर दौर में सरकारों ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश की है। विदेशी चंदे का सही और पारदर्शी उपयोग देश के विकास में मददगार हो सकता है, लेकिन बिना नियंत्रण के आने वाले विदेशी पैसा देश की संप्रभुता के लिए खतरा भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, एफसीआरए कानून को समय के साथ अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और सख्त बनाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था दोनों के लिए एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। अब आपकी बारी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।